जी नमस्कार। आज मैं बात करना चाहूँगा, इधर एक मामला बड़ी चर्चा में है कि अमेरिका में भारतीय सरकार एक खालिस्तानी समर्थक गुरपतवंत सिंह संधू की गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या करवाना चाहती थी। और इसके कुछ दिन पहले आपको मालूम है कि कनाडा ने भारत के ऊपर आरोप लगाया है कि निज्जर नामक खालिस्तानी समर्थक की हत्या वहां कराई गई। इसका आरोप जब कनाडा ने भारत के ऊपर लगाया तो हमारी सरकार बहुत नाराज़ हुई। उसने कनाडा को लोगों को वीज़ा देना बंद कर दिया, ये बिना सोचे कि भारत से ज़्यादा लोग कनाडा जाते हैं बजाय कि कनाडा से भारत आते हैं। हमारे कितने छात्र छात्रा वहाँ पढ़ने के लिए गए हुए हैं और कितने भारतीय वहाँ बसे हुए हैं। सिखों की बड़ी संख्या है, जिस वजह से वहाँ की सरकार में एक पार्टी शामिल है जिसके प्रमुख एक सिख हैं। तो जब कनाडा ने आरोप लगाया तो भारत बहुत नाराज़ हुआ। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, अपनी पिछली 2 यात्राओं में उन्हें काफ़ी अपमान सहना पड़ा। पहली यात्रा में प्रधानमंत्री उनसे मिले ही नहीं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह उस समय उनसे मिले, लेकिन उन्होंने यही शिकायत की कि भाई कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों को शह दी जाती है। और दूसरी यात्रा में जब G20 की बैठक में वो आए तो एक ऐसी घटना हुई जिसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसा बताया गया कि उनका जहाज़ खराब हो गया। जिस जहाज़ से वो जाने वाले थे, आप कल्पना कीजिए कि एक दुनिया के एक विकसित देश का प्रधानमंत्री वापस जाने के लिए उसका जहाज़ खराब हो जाता है और फिर वो 2 दिन सिर्फ इंतज़ार करता है कि उसका जहाज़ ठीक हो। तो खैर, ये अपमान कनाडा का भारत ने किया। लेकिन अमेरिका ने जब ये भारत की पोल खोली है कि भारत की सरकार वहाँ एक खालिस्तानी समर्थक की हत्या करवाना चाहती थी, तो अब मामला गंभीर बन गया है। अब भारत को अमेरिका से बात करनी पड़ रही है। भारत जाहिर है कि इसको स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन भारत के अधिकारियों को, डोवाल साहब को, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर को वहाँ के मंत्रियों से, अधिकारियों से बात करनी पड़ रही है, सफाई देनी पड़ रही है। और कहीं ना कहीं इसमें हकीकत तो है ही, क्योंकि उसके सबूत भारत सरकार के सामने पेश कर दिए गए हैं कि भारत सरकार ने निखिल गुप्ता नाम के अपराधी, जिसके आपराधिक मुकदमे गुजरात सरकार ने वापस लिए, उसने किसी को $15,000 देके पन्नू की हत्या करवाने की, जिसको कहते हैं सुपाड़ी दी थी। अब इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर जाके ओसामा बिन लादेन को मारा। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत को यह शोभा देता है कि वो किसी दूसरे देश में जाके ऐसे लोगों की हत्या करवाए जो उसके खिलाफ हैं। और अमेरिका और कनाडा का नज़रिया ये है कि ये जो मारे गए निज्जर और पन्नू, ये कनाडा और अमेरिका के नागरिक हैं। निज्जर तो अब नहीं है, वो गुजर गए, लेकिन वो नागरिक थे, और पन्नू जो हैं वो नागरिक हैं। और अमेरिका में मानवाधिकारों की दृष्टि से ये माना जाता है कि आप कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरा अधिकार है। आप खालिस्तान की आज़ादी की बात कर सकते हैं। अमेरिका की सरकार के खिलाफ बड़े बड़े प्रदर्शन होते हैं जब अमेरिका किसी तीसरी दुनिया के देश पे हमला करने जाता है। इस समय भी जबकि अमेरिका की सरकार इजराइल के साथ खड़ी हुई है, लेकिन अमेरिका के अंदर फिलिस्तीन के समर्थन में बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। और इंग्लैंड में, यूरोप के अन्य मुल्कों में भी ऐसा ही है। तो मानवाधिकारों को लेकर जो चेतना यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका में है, वैसी अन्य देशों में नहीं है। उनका मानना है कि कोई भी व्यक्ति तब तक बोलने के लिए स्वतंत्र है जब तक वो हिंसा न करे या हिंसा न भड़काए। अगर आपने हिंसा की
तब जरूर उसको अपराध माना जाएगा या हिंसा भड़काने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक आप सिर्फ अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये छूट अमेरिका के अंदर है और अमेरिका भले ही बाकी दुनिया में वो मानवाधिकार का हनन करता हो, वो निर्दोष लोगों को जाके इराक, अफगानिस्तान और अन्य देशों में मारता हो, या वो इजराइल का समर्थन कर रहा हो जो निर्दोष फिलिस्तीनियों को मार रहे हैं, लेकिन अमेरिका के अंदर अगर अमेरिका का कोई नागरिक बन गया है तो उसके मानवाधिकार की सुरक्षा करना अमेरिका की सरकार अपनी जिम्मेदारी मानती है। और मैं इसको इस दृष्टि से देखता हूं कि भारत सरकार, ये कोई इसमें अनोखी बात नहीं है, भारत सरकार विदेशों में जो खास करके जो उसके दुश्मन देश हैं या जहां पे उसके दुश्मन हैं, उसके खुफिया संस्था के लोग सक्रिय हैं रॉ के, और पाकिस्तान का ये भी आरोप है कि बलूचिस्तान में जहां एक स्वायत्तता का आंदोलन चल रहा है वहां पे भारत मदद भी करता है उन लोगों की जो पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। और भारत के कुछ लोग पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं जो शायद वहाँ खुफिया का काम करने गए थे और उनको वहाँ पाकिस्तान की सरकार ने सज़ा भी दी हुई है। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत दूसरे देशों में भी भारत के जो खुफिया संस्था है उसके लोग सक्रिय हैं, लेकिन किसी की हत्या कराने का ये पहला मामला प्रकाश में आया है। हत्या कराने का या हत्या कराने के प्रयास का ऐसा पहले कभी नहीं सुना गया, और ये भारत के लिए बहुत शर्म की बात है क्योंकि भारत दुनिया की कोई सैन्य महाशक्ति नहीं है जिस रूप में अमेरिका है या ये रूस है या चीन है। भारत की छवि एक ऐसे देश के रूप में है जिसने तीसरी दुनिया के देशों का नेतृत्व किया गुटनिरपेक्ष आंदोलन में, और अभी भी मोदी जी भी फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। वो G20 में तीसरी दुनिया के देशों के शामिल कराने की वकालत करते हैं। उन्होंने अफ्रीका के मुल्कों के एक समूह को G20 में शामिल कराया है। तो भारत को तीसरी दुनिया के देशों के प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है, और इससे ये अपेक्षा नहीं की जाती कि वो सारे काम करेगा जो दुनिया के सैन्य दृष्टि से ताकतवर देश हैं, जो ये माना जाता है कि मनमानी करते हैं। जैसे सुरक्षा परिषद के जो 5 सदस्य हैं, इंग्लैंड, रूस, अमेरिका, फ्रांस और चीन, इनके पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन परमाणु अप्रसार संधि में दूसरे देशों को परमाणु हथियार बनाने पे इन्होंने पाबंदी लगा रखी है। तो ये अन्याय करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसके लिए उनकी आलोचना भी होती है। लेकिन अगर भारत भी अन्याय करने वाले देशों की समूह में शामिल होगा तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है जो भारत के नागरिक हैं। और मैं इसको इस प्रक्रिया के रूप में भी देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसकी प्रेरणा स्रोत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, इसका तो पूरा इतिहास ही हिंसा से भरा पड़ा हुआ है। महात्मा गांधी की हत्या से शुरुआत होती है और उसके बाद न जाने कितने आतंकवादी हमले जिसमें कि हिंदुत्ववादी संगठन शामिल हैं, सांप्रदायिक दंगे, और खास करके जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है नरेंद्र मोदी की, जिस तरह की घटनाएं देश के अंदर हुई हैं, जिसमें 4 बुद्धिजीवियों को दिन दहाड़े गोली मारी गई। हालांकि जो पहली गोली दाभोलकर को लगी वो मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पहले लगी थी, लेकिन तब तक ये लगभग लोगों को दिखाई पड़ रहा था, मोदी का नाम प्रधानमंत्री के लिए घोषित हो गया था। देश में एक हिंदुत्ववादियों की एक लहर जैसी खड़ी हो रही थी। लोग सभाओं में मोदी मोदी कहने लगे थे, और उस पागलपन में किसी पागल ने जाके दाभोलकर की हत्या की, और उसके बाद 3 और हत्याएं हुई जो मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हुई, जिसमें गोविंद पंसारे, प्रोफेसर MM कालबुर्गी और गौरी लंकेश, कर्नाटक की पत्रकार। और इसके अलावा मॉब लिंचिंग, कहीं कोई मुसलमान, कोई दलित गाय को लेके जा रहा है या कोई दलित मरी हुई गाय की चमड़ी उतार रहा है, जैसे ऊना में हुआ, उन लोगों के ऊपर हमला करना, ये कहना कि ये गौ हत्या कर रहे हैं या गौ हत्या करने के लिए गाय को ले जा रहे हैं। ऐसे कितने लोग मारे गए। लोगों को सरकार के खिलाफ बोलने पे उनकी पिटाई कर देना,
सिर्फ मुस्लिम की पहचान होने से उनको अपमानित करना, उनकी पिटाई करना, उनको मार तक डालना, इस तरह की कितनी घटनाएं इस बीच में हुई हैं जिसमें हमने आज तक तो नहीं सुना कि मारने वालों को किसी को भी सजा हुई हो। तो एक तरीके से सरकार ने यह संरक्षण दे रखा था और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मुठभेड़ों में 263 लोगों को अभी तक मार डाला है। और योगी तो खुल के कहते हैं कि अपराधियों को ठोक दो की नीति उत्तर प्रदेश की सरकार चला रही है। वो खुली सभा में कहते हैं कि जो लव जिहाद करेगा, यानी कि कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी करेगा तो उसके राम नाम सत्य की यात्रा निकलेगी। ये पहला मुख्यमंत्री है शायद देश में जो खुलेआम मंच से लोगों को मारने की धमकी देता है और उसको इतनी भी समझ नहीं है कि सरकार की भूमिका विधायिका और कार्यपालिका के रूप में और न्यायपालिका की भूमिका में अंतर होता है। अगर आप किसी को अपराधी मानते भी हैं तो आप उसके खिलाफ सिर्फ मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, आपको मारने का अधिकार नहीं है। सिर्फ न्यायालय ही तय कर सकता है कि किसी को मृत्युदंड मिल सकता है, लेकिन न्यायालय के अलावा मृत्युदंड देने का अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि कितने हिंदुत्ववादी संगठन के लोगों ने इस देश के आम नागरिकों को, गरीब नागरिकों को सिर्फ उनकी मुस्लिम, दलित और इस तरह की पहचान होने के कारण उनकी हत्या की, या सरकार के खिलाफ उन्होंने कुछ बोला, मोदी के खिलाफ कुछ बोला, योगी के खिलाफ बोला तो उनके ऊपर हमले हुए। और कितने ही साधु संत जो जहर उगलते हैं मुसलमानों के खिलाफ और जो लोगों को भड़काते हैं, उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये जो एक हिंसा की संस्कृति या हिंसा को भड़काने की संस्कृति को सरकार संरक्षण दे रही है, मैं ये मानता हूं कि उसी के क्रम में जब सरकार की इतनी हिम्मत बढ़ गई, उसने सोचा कि जब देश में हम ये सब हिंसा को संरक्षण दे सकते हैं तो हम क्यों ना अमेरिका की तरह जाके हम अमेरिका और कनाडा में भारत के खिलाफ लोगों की हत्या करें। और उन्होंने इसकी ये एक प्रयास किया है, लेकिन वो अब फंस गए हैं क्योंकि भारत शायद ये मान रहा था, जिस तरह से नरेंद्र मोदी पिछली बार अमेरिका गए, उनका स्वागत हुआ, उनको व्हाइट हाउस में बुलाया गया। हालांकि ये पहली बार था नरेंद्र मोदी की 7-8 यात्राओं में जब उनको व्हाइट हाउस में निमंत्रण मिला। उनको शायद ये लगा कि अब अमेरिका भारत का उसी तरह से साथ देगा जिस तरह से अमेरिका अपने दूसरे मित्रों, जिसमें इजराइल भी शामिल है, ऐसे मित्रों का साथ देता है। और मोदी की सरकार ने सोचा कि अब तो हम चाहे जो कुछ भी कर सकते हैं, और उन्होंने कनाडा में एक आतंकवादी जो खालिस्तान के समर्थक हैं उनको मारा और एक दूसरे को मारने की योजना बनाई। अगर ये बातें सही हैं जो भारत सरकार के ऊपर आरोप लग रहा है, तो ये भारत ने एक बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि भारत को ये समझना चाहिए कि वो उस तरह से अमेरिका का दोस्त कभी नहीं हो सकता जिस तरह से शोएब देश हैं जो अब यूरोप के मुल्क हैं, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, और बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इनका तो इनकी एक संधि है जिसमें ये खुफिया जानकारी आपस में साझा करते हैं। तो ये देश ताकतवर देश हैं। और इजराइल का साथ अमेरिका इसलिए देता है क्योंकि ईसाइयों को लगता है कि हमने यहूदियों के साथ बहुत अन्याय किया, और अब उन यहूदियों का, और दूसरी बात ये भी है कि यहूदी जो लॉबी है अमेरिका के अंदर वो बहुत शक्तिशाली है, अमेरिका उसके खिलाफ नहीं जा सकता। लेकिन अगर भारत ये सोचता है कि वो भी अब उस स्थिति में पहुंच गया है, तो ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है, मुगालते में रखने वाली बात है। और जो भारत ने किया है, ये अमेरिका ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है, और भारत को ये समझना चाहिए कि जिस तरह से भारत में मानवाधिकार उल्लंघन को बर्दाश्त किया जाता है या सरकार बर्दाश्त करती है, या कई बार उसको संरक्षण भी देती है, और न्यायालय भी ठीक तरीके से न्याय नहीं देते हैं, वो भी कई बार अपराधियों के पक्ष में खड़े हुए पाए जाते हैं। जिस तरह से आज तक बृजभूषण शरण सिंह और अजय मिश्रा टेनी
के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि उन्होंने बड़े अपराध किए। अगर भारत सरकार को यह लगता है कि जिस तरह से उसके साथ जो लोग हैं उनके अपराधों को भारत में माफ किया जा सकता है, नजरअंदाज किया जा सकता है, अगर उसको यह लगता है कि अमेरिका में उसके अपराधों को माफ किया जाएगा जिस तरह से इजराइल के अपराधों को माफ किया जाता है, तो भारत मुगालते में है। अभी भारत की वो स्थिति नहीं बनी है और हम तो चाहते भी नहीं है कि कभी ऐसी बने, क्योंकि किसी की भी जान लेना ये गलत है, ये नैतिक रूप से गलत है। आप उसको गिरफ्तार कीजिए, उसको सजा दीजिए न्यायालय के माध्यम से, ये बात तो ठीक है, लेकिन हम तो मृत्यु दंड के भी खिलाफ हैं। हमारी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी इंडिया मृत्यु दंड के खिलाफ है। हमारा मानना है कि अपराधी के खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई वो मुकदमा दर्ज करने, गिरफ्तारी और न्यायालय से सजा होनी चाहिए। ये किसी सरकार के हाथ में नहीं है कि वो वैध अवैध तरीके से वो किसी की हत्या करे। तो ये इस पे भारत की सरकार को फिर से सोचना चाहिए कि उसने जो किया है इससे भारत की बहुत बदनामी हो रही है। और अभी तक जो ये प्रचार हो रहा था कि मोदी साहब ने विदेशों में जाके भारत का डंका पीटा है और भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा दी है, ये जो भारत ने काम किया है इससे भारत की जो भी प्रतिष्ठा थी रही सही, वो सब अब धूल में मिल गई है, मिट्टी में मिल गई है। इसलिए भारत की सरकार को अपने इस नज़रिए पे पुनर्विचार करना चाहिए और हम लोग इसके खिलाफ हैं। मेरी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी और भारत के मानवाधिकारों में मानने वाले लोग इसके खिलाफ हैं कि आप चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर मुठभेड़ करें या अमेरिका में जाके किसी को मारें, ये नैतिक रूप से, कानूनी रूप से और हर एक दृष्टि से ये गलत है। धन्यवाद।